क्विज ऑन आर्बिट्रेज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पहला प्रश्न है, प्लीज मार्क आउट दी ऑड वन आउट। ऑड वन आउट यानी कि इसमें से 3 एक पैटर्न के होंगे और एक किसी अलग पैटर्न का होगा। फ्यूचर डेट बियॉन्ड T+2 यानी कि आज से 2 दिन बाद के बाद की कोई दिन। ठीक है। रेट बियॉन्ड T+2 यानी ये भी आज से 2 दिन बाद से। टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट्स, ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट्स। जी हाँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो दो ही तरह के प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखें एक प्रश्न क्या कहता है, ओनली वन, नहीं ओनली वन नहीं, एक और दो दोनों होने चाहिए। ओनली टू, ओनली टू भी सही नहीं है क्योंकि एक और दो दोनों ही सही है। बोथ वन एंड टू, जी हाँ ये है सही, बोथ वन एंड टू, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के होते हैं, फिक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एवं ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए हम ये विकल्प नंबर 3 पे क्लिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है, आर्बिट्रेजर ऑपरेट्स इन वन मार्केट एट अ टाइम। आर्बिट्रेजर तो वही है ना जो कि दो अलग अलग मार्केट में देखता है कि इसके अंदर रेट्स में फर्क है और उसके हिसाब से वो दो अलग अलग मार्केट में एंटर करके और वो उसके हिसाब से डील करता है। एक मार्केट से खरीदता है, दूसरे मार्केट में बेच देता है सेम टाइम में। तो आर्बिट्रेजर ऑपरेट्स इन वन मार्केट एट अ टाइम नहीं, ये गलत है। टू मार्केट एट अ टाइम, टू मार्केट एट अ टाइम बिल्कुल सही है क्योंकि वो दो मार्केट में काम कर रहा है। आगे देखिए क्या बोलता है, टू मार्केट्स बट ऑन डिफरेंट डेट्स, नहीं दो मार्केट में करता है और एक ही तारीख में एक ही वक्त में दोनों तरह की डील करता है। और वन मार्केट बट ऑन डिफरेंट डेट्स, नहीं ये दो मार्केट, यानी कि जो दूसरा विकल्प है टू मार्केट एट अ टाइम, जी हाँ आर्बिट्रेजर एक ही वक्त में दो मार्केट में काम करके उसका फायदा उठाता है, तब उसको आर्बिट्रेज कहते हैं। चलिए ये भी क्लिक हो गया। पहुंचते हैं तीसरे अगले प्रश्न पे। when the date of delivery is date of payment of rupees to the customer on realization, the type of instrument is। अभी देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियरली ये बात कर रहा है कि ऑन रियलाइजेशन यानी कि पैसा हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर आ गया है। जब पैसा हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट में आएगा तो जो बिल या डॉक्यूमेंट हम भेज रहे हैं, यानी कि वो बिल और डॉक्यूमेंट भेज दिया गया है, इम्पोर्टर ने दूसरे कंट्री के अंदर उसको पे कर दिया है और पैसा अब हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर आ गया है। क्योंकि डेट ऑफ व्हेन द डेट ऑफ डिलीवरी इज, यानी कि जो भी कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो किस दिन के लिए तय है, उसकी डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। अगर यही रियलाइजेशन नहीं होता, मान लीजिए एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हम बुक कर रहे हैं, उसके लिए कहते हैं कि 2 महीने बाद हम आपको कागज देंगे, बिल्स देंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो उसके अंदर रियलाइजेशन नहीं आएगा। इसके अंदर रियलाइजेशन आ गया है यानी कि नॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर पैसा क्रेडिट हो गया है। ऐसे हालात के अंदर आप देखिए, बिल्स डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएटेड परचेज डिस्काउंटेड, ये बिल्स डॉक्यूमेंट नेगोशिएटेड परचेज डिस्काउंटेड तब होता जबकि हमारे डॉक्यूमेंट्स से अगेंस्ट पैसा मिल रहा होता। यहाँ डॉक्यूमेंट से अगेंस्ट पैसा नहीं मिल रहा है, हमको पैसा मिल रहा है क्रेडिट के बाद। चलिए तो ये गलत है। बिल्स डॉक्यूमेंट सेंट फॉर कलेक्शन, बिल्कुल सही है। देखिए बिल या डॉक्यूमेंट जो भी कोई है वो भेजा गया कलेक्शन के लिए, एक्सपोर्टर के पास पहुंचा, उसने उसका पैसा दे, सॉरी इंपोर्टर के पास पहुंचा, उसने उसका पैसा दे दिया और हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा पहुंच गया है, रियलाइज हो गया है। तो ये सही है, बिल्स डॉक्यूमेंट सेंट फॉर कलेक्शन। चलिए फिर भी बाकी विकल्प भी देख लेते हैं। रिटायरमेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट बिल्स डॉक्यूमेंट्स, देखिए रिटायरमेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट बिल्स है ये तब होता है जबकि हमने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, शेयर का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने बुक किया हुआ है जिसके अंदर जो हमारा कस्टमर है वो कुछ इंपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट करने के बाद जब बिल आ गया उस टाइम पे हमें वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को यूटिलाइज करके सेल करना है। यहाँ पे क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, रिटायरमेंट और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट बिल्स डेट्स, यानी कि ये तो हमें पैसा देना है, क्रिस्टलाइज करना है, तो हमारे खाते में तो कुछ नहीं आया, तो ये भी गलत विकल्प है। डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द ट्रैवलर चेक सेंट फॉर कलेक्शन, अब ये देखिए ट्रैवलर चेक के अंदर तो कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं,
ट्रैवलर चेक में क्या होता है, जैसे ही कस्टमर ने हमें ट्रैवलर चेक दिया, हमने उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दिया और फिर ट्रैवलर चेक हमने कलेक्शन के लिए भेजे, तो कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है नहीं इसके अंदर। तो फिर से कहेंगे तो जो दूसरा विकल्प है वो सही है, क्योंकि when the date of delivery is date of payment of rupees to the customer on realization, रियलाइज हो गया, हमारे नॉस्ट्रल अकाउंट में पैसा आ गया और हमने उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके पैसा कस्टमर को दे दिया, वो होएगा बिल सेट फॉर कलेक्शन पे ही। चलिए इसको क्लिक कर दिया हमने, अगले विकल्प पे पहुंचते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बुक्ड बाय। कौन करेगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक, चलिए देखते हैं क्या बात कर रहे हैं आगे। बैंक्स टू कवर द फ्यूचर करेंसी फ्लो। बैंक तो अपने लिए तो नहीं करता कभी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक, हमेशा बैंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करता है कस्टमर के लिए, तो खुद के करेंसी फ्लो के लिए कभी भी बैंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं, मर्चेंट्स टू कवर देयर फ्यूचर करेंसी फ्लो। हाँ, मर्चेंट जो है, जो हमारा कस्टमर है, वो अपना कल को उसको कुछ इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, तो वो करेंसी फ्लो हो गया, या एक्सपोर्ट किया उसने, उसके पास पैसा आ रहा है दूसरे कंट्री से, तो वो भी करेंसी फ्लो हो गया। तो मर्चेंट ये चाहता है कि उसको इंडियन रुपीज में कितना पैसा मिलना है, कितना पैसा उसको देना है, वो पहले से ही डिसाइड हो जाए, इसीलिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। तो मर्चेंट टू कवर देयर फ्यूचर करेंसी फ्लो, ये सही लगता है। फिर भी बाकी विकल्प भी देख लेते हैं। मर्चेंट टू कवर द फ्यूचर करेंसी ऑफ फ्लो ऑफ बैंक्स, नहीं, मर्चेंट तो अपना करेंसी फ्लो देखेगा ना, बैंक का करेंसी फ्लो क्यों देखेगा, तो ये गलत विकल्प है। चौथा है, बैंक्स टू कवर द सर्टेन फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आइदर बाइंग और सेलिंग। अब बैंक तो हमने यही पढ़ा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो हम कर रहे हैं वो बैंक करता है अपने कस्टमर के लिए, तो इस हिसाब से इन चारों विकल्पों में से जो दूसरा विकल्प है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बुक्ड बाय मर्चेंट टू कवर द फ्यूचर करेंसी फ्लो, यही सही है। तो इसके ऊपर क्लिक करके आगे चलते हैं। While booking a forward contract for an export bill, first date of delivery is to be given। ये फर्स्ट डेट और लास्ट डेट ऑफ डिलीवरी कब आती है, जब वो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, पीरियड में होता है। जब पीरियड है तो बिल्कुल जरूरी है कि पीरियड का शुरुआत पता होना चाहिए हमें, पीरियड का अंत पता होना चाहिए, किस ड्यूरेशन के अंदर, किस मियाद के अंदर इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारा लागू होएगा। तो पहली दिन तो चाहिए, फर्स्ट डेट ऑफ डिलीवरी इज टू बी गिवन, बिल्कुल सही है, फर्स्ट डेट ऑफ डिलीवरी इज टू बी गिवन। देखिए बाकी विकल्प क्या है, लास्ट डेट ऑफ डिलीवरी इज टू बी गिवन, जी हाँ बिल्कुल सही। जब फर्स्ट डेट और लास्ट डेट ऑफ डिलीवरी हमारे पास होगी, तभी तो हमें पता चलेगा किस ड्यूरेशन में, किस म्याद के अंदर इसको बिल हमें हमें जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्सपोर्ट बिल का एक्सपोर्ट बिल है, यानी हमारे पास पैसा आ रहा होगा, तो वी वुड हैव हमने एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट हमने एंटर इनटू किया होगा। उसके लिए हमें उसका पहला दिन और लास्ट दिन चाहिए, तो दोनों चाहिए, सिर्फ पहला दिन या लास्ट दिन से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए तीसरा विकल्प जो है, बोथ फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डेट ऑफ डिलीवरी टू बी गिवन, यही सही है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पहले दिन भी है, अंतिम दिन भी है। जब तक दोनों नहीं हो तब तक हमारे लिए ब्याज का सर्टेन होना तय नहीं है, इसीलिए तीसरा नंबर सही है। फिर भी देखें चौथा क्या है, एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी इज टू बी गिवन। एग्जैक्ट डेट तो ये होगी कि भाई किस तारीख में करना है, तो किस तारीख में तो फिक्स्ड हो गया, ये तो मियाद वाला है, यानी कि विकल्प नंबर 3 ही सही है। चलिए और आगे जाते हैं, ये आता है मार्क दी ऑड वन आउट अपॉन बुकिंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मार्क दी ऑड वन आउट, ऑड वन आउट का मतलब है कि इनमें से कौन सा औरों से भिन्न है, यानी कि इसमें से तीन विकल्प एक तरह का बता रहे होंगे और चौथा विकल्प कुछ और बता रहा होगा, तो हमें देखना है कि पैटर्न क्या है। तो पूछता है, अपॉन बुकिंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज वैल्यू इज टू बी पेड इमीडिएटली एज पर कैश रेट। अब देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो बुकिंग के टाइम पे पैसे का लेन देन होता ही नहीं है, इसीलिए ये तो विकल्प गलत है। फिर भी देखते हो पैटर्न क्या है, देखिए हो सकता है तीन गलत हो एक सही हो। चलिए दूसरा विकल्प क्या है, एक्सचेंज वैल्यू इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन द डेट ऑफ बुकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। एक्सचेंज वैल्यू तो तब आएगा ना जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो जाएगा डिलीवरी डेट पे,
बुकिंग डेट पे तो काउंट नहीं होता। तो एक्सचेंज वैल्यू इज नॉट डिपॉजिटेड, यानी कि जो इंडियन रुपीज जो है, अगर एक्सचेंज वैल्यू डिपॉजिट की जा रही है, यानी कि दैट वी आर सेलिंग द, हम, ये फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट है, तभी तो जो कस्टमर है वो फॉरेन करेंसी लेगा और इंडियन रुपीज देगा। ठीक है, तो एक्सचेंज वैल्यू इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन द डेट ऑफ बुकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला गलत ऑप्शन है, तीसरा दूसरा वाला सही है। तो अब देखते हैं बाकी पैटर्न क्या आता है। मनी डज नॉट चेंज हैंड्स व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट, हम जिस भी तारीख को हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उस तारीख तो पैसे का लेन देन होता ही नहीं है, तो ये भी सही है। अभी तक पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। देखिए चौथा क्या है, सेटलमेंट इज बाय एक्चुअल डिलीवरी। जी हाँ, सेटलमेंट जो है, जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में गए हैं तो एक्चुअल डिलीवरी जिस दिन पे ये मैच्योर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, उसी दिन लेन देन होगा। अगर आपने फॉरेन करेंसी खरीदी है तो उसको खरीद के और इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे, और अगर आपने बेची है तो आपको उस दिन फॉरेन करेंसी लानी पड़ेगी, बैंक को देनी पड़ेगी, और आपको इंडियन रुपीज मिल जाएगी। ठीक है, तो सेटलमेंट इज बाय एक्चुअल डिलीवरी, ये भी सही है। यानी एक नंबर ऑप्शन गलत है, दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो पैटर्न ये कहता है कि ऑड वन आउट, यानी कि बाकियों से जो मेल नहीं खाता है वो पहला वाला है, तो इसलिए हम पहले वाले को टिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हेजिंग मीन्स ग्रोइंग प्लांट्स ऑन द बाउंड्री। अब हेज का मतलब तो होता है कि भाई आपने खेत पे या जो भी कोई है उसके ऊपर हेज उगा दी, लेकिन वो तो कृषि में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, फॉरेन एक्सचेंज में तो नहीं होता। और ये हमारा पर्सनल फॉरेन एक्सचेंज के बारे में है, तो इसीलिए ये तो गलत है। मिनिमाइजिंग रिस्क, हाँ, हेजिंग के अंदर क्या करते हैं, जो भी कोई रिस्क है उसको हम इस तरह से करते हैं कि भाई हमने आज ही हमने कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया, हेज कर लिया, तो हमें पता है कि हमारा इनकम स्ट्रीम क्या आएगा, तो उसके बाद चाहे रेट बढ़े या घटे हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हेजिंग ये सही हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया मिनिमाइजिंग रिस्क। फिर भी देखिए तीसरा विकल्प क्या है, स्पेक्यूलेटिंग। स्पेक्यूलेटिंग तो सट्टा हो गया, सोच रहे हैं कि भाई आज हमने कुछ खरीदा और कल को रेट बढ़ेगा तो हम उसको बेच देंगे, मुनाफा कमा लेंगे। या हमने आज कुछ बेच दिया ये सोचे कि कल को, तो ये तो हेजिंग तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल डीलिंग है ये। स्पेक्यूलेशन तो पार्ट ऑफ डीलिंग है, तो ये भी गलत आंसर है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ आर्बिट्रेज और अपॉर्चुनिटीज। आर्बिट्रेज में तो दो मार्केट के अंदर देखते हैं, एक मार्केट में क्या रेट है, दूसरे मार्केट में दूसरा रेट है, दोनों रेट्स में कुछ फर्क है, तो उसका फायदा उठा के हम डील करते हैं, वो आर्बिट्रेज होता है। तो यानी ये भी गलत है। इसका मतलब सही विकल्प 2 नंबर का विकल्प है, मिनिमाइजिंग रिस्क। इस प्रश्न का उत्तर होगा मिनिमाइजिंग रिस्क। उसको क्लिक करके आगे चलते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ फेडाई, आरबीआई, यूसीबी, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस। अभी रूल 5 ऑफ फेडाई बताता है कि 5 और 6 जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है, तो हमें पता है ये तो बिल्कुल सही है, फेडाई सही है, आरबीआई गलत है। ठीक है, पूरा मार्केट आरबीआई के अंडर काम करता है, लेकिन जो रूल्स जिसपे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो फेडाई के थ्रू आते हैं। फेडाई के फिर तो फेडाई वाला सही है। यूसीपी, ये तो यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ये लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए है, तो यहाँ पे तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं लागू होगा, इसको भी छोड़ देते हैं। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, ये तो सब जानते हैं कि बड़ा पूरा जिसके ऊपर हमारा पूरा हिंदुस्तान के अंदर बैंकिंग लॉ और प्रैक्टिस चल रहा है उसके ऊपर है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ फेडाई, यही सही है, पहला नंबर विकल्प ही सही है, बाकी विकल्प गलत है। तो इसलिए हमने पहले वाले विकल्प के ऊपर टिक किया। चलिए और आगे चलते हैं। While booking forward contract for export documents, date of delivery is not, नॉट, देखिए इसके अंदर ये ध्यान रखिए कि इसके अंदर नॉट लिखा हुआ है, यानी कि कौन सी चीज नहीं है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब हम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए, एक्सपोर्ट के लिए बुक करेंगे, यानी क्या है, एक्सपोर्ट में हमारे कस्टमर ने कुछ सामान बाहर भेजा है और उसका पैसा आना है, ठीक है ना, तब उसको परचेज करेंगे। एनीवे देखिए आगे क्या है, व्हाइल बुकिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ डिलीवरी इज नॉट, कौन सी चीजें नहीं है, डेट ऑफ नेगोशिएशन।
अब देखिए डेट ऑफ नेगोशिएशन, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लिखा है, ये ध्यान देखिए यहाँ पे कि ये एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट लिखा है, यानी कि जब उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है तो उसने बताया है कि मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूं और मैं फलानी तारीख को या इस दौरान मैं आपको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लाके दूंगा, उसका उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है, वो डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, पैसा उसके खाते में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ आई मीन हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लाएगा, हम उसको परचेज कर लेंगे और उसको इंडियन रुपीज में INR में पैसा दे देंगे। यही है ना बुकिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। पहले हमारा एक प्रश्न रहता है जिसके अंदर हमारा रियलाइजेशन के बारे में थी, यानी कि हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा आ गया है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स किस हालात में देंगे, जबकि कस्टमर अपने डॉक्यूमेंट्स लाके नेगोशिएट करता है, यानी कि LC के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स लाया है और उसको नेगोशिएट कर रहा है, हम देखेंगे कि LC के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसी टाइम LC के अगेंस्ट हम उसको इंडियन रुपीज दे देंगे, वो होता है नेगोशिएशन। दूसरा विकल्प है डिस्काउंट। डिस्काउंट, जी हाँ, डिस्काउंट कब होता है, जब आदमी ने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स दे रहा है और उसके अंदर यूजर्स बिल है, जहां यूजर्स बिल होता है यानी कि म्याद वो बाद में काफी दिन के बाद वो पैसा आएगा, तो उसको हम डिस्काउंट करके आज पैसा देते हैं, हाँ ये भी सही है। तो वाइल बुकिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट डेट ऑफ डिलीवरी, ये तो सही है, लेकिन प्रश्न मांगता है कौन सा सही नहीं है। चलिए तीसरा देखते हैं, डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज तो है, क्योंकि परचेज का मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट हम पार्टी से परचेज कर रहे हैं और ये साइट बिल है, तो ये भी सही है। अभी तक तो तीनों सही निकले, देखिए चौथा क्या है। चौथा कहता है डेट ऑफ कमिंग इनटू पोजीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, डेट ऑफ कमिंग इनटू फॉरेन एक्सचेंज तब होएगा जबकि हमने हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, अभी तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लाके दे रहा है। फिर ध्यान रखिए, जिसलिए मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स लाके दे रहा है, तो डॉक्यूमेंट जब लेकर आएगा तो या तो उसको नेगोशिएट किया जाएगा या डिस्काउंट किया जाएगा या परचेज किया जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 4 गलत है, डेट ऑफ कमिंग इनटू पोजीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गलत है। तो और यही उन्होंने पूछा था कि इज नॉट, यानी कि गलत है, तो इसलिए हम चौथे नंबर विकल्प पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अपॉन बुकिंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी। हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहे हैं, कस्टमर आता है हमारे पास और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेता है, तो उसी दिन हम जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करते हैं, डेट ऑफ एक्सचेंज तय होता है, डेट ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया, डेट ऑफ डिलीवरी हो गया, ये सब तय हो जाता है। तो ये जिस दिन हम बुक कर रहे हैं उसी दिन होता है, तो ये सही है। बाकी फिर विकल्प क्या है, एक्सचेंज रेट डिपेंड्स अपॉन द स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सचेंज रेट तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड रेट देके होता है, उसके अंदर स्पॉट रेट का कोई मायने ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसलिए गलत है। तीसरा विकल्प है एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड ऑन द डेट ऑफ बुकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सचेंज रेट इज, हाँ मैं ये गलत बोल गया हूं, ये डेट ऑफ डिलीवरी नहीं है, हम बुक कर रहे हैं एक्सचेंज रेट, डिलीवर हम करते हैं जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहे हैं। मैं गलत पढ़ गया था, देखिए यहाँ फायदा हो गया क्योंकि हमने ये नहीं किया कि जो पहला सही लगा उसको टिक करके बाकी छोड़ दिए, गलती हो गई थी, वो गलती यहाँ पे पकड़ी गई, क्योंकि एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड ऑन द डेट ऑफ बुकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहे हैं उसी दिन सब कुछ तय हो जाता है, तो ये सही है। Exchange rate keeps on fluctuating in the market, hence margin money is deposited when the rate rises beyond the limit। देखिए मार्जिन मनी तो फ्यूचर्स में आता है, जिसके अंदर मार्जिन दिया जाता है और जैसे जैसे रेट बढ़ते जाते हैं, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं आता, इसीलिए विकल्प नंबर 4 गलत है। हमने देखा कि विकल्प नंबर 3 जो है कि एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड ऑन द डेट ऑफ बुकिंग, एक्सचेंज रेट भी फिक्स हो जाता है, डेट या पीरियड भी हो जाता है, तो यही 3 नंबर सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगले पे चलते हैं, व्हेन अ मर्चेंट अप्रोचेस अ बैंक फॉर अ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट द बैंक डज नॉट। मर्चेंट आया हमें फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी कि हमारे लिए वो हो गया फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, तो बैंक क्या नहीं करता है, डज नॉट। ध्यान रखिए कि कभी प्रश्नों में अक्सर ये डज नॉट नहीं होता है तो हम गलती कर जाते हैं। चलिए देखते हैं बैंक डज नॉट क्या,
फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है तो बैंक के लिए फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। तो एंटर इनटू फॉरवर्ड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, ये तो करता है, तो डज नॉट के हिसाब से तो गलत है, तो ये आंसर गलत है। कवर इन द इंटरबैंक मार्केट विद अ फॉरवर्ड परचेज, अभी ये देखिए क्या किया हमने, हमने कस्टमर से को हमने सेल कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो हम उसको बाजार में कैसे कवर करेंगे, उसको बाजार से परचेज करेंगे तभी तो हम कस्टमर को दे पाएंगे सेल के लिए। तो ऑब्वियसली हमने इंटर बैंक के लिए फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट बुक ही किया होगा, तो ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन क्वेश्चन मांग रहा है कि क्या गलत है, तो ये दोनों इस प्रश्न के उत्तर नहीं है। कवर एट स्पॉट रेट, कवर एट स्पॉट रेट, अरे स्पॉट रेट तो आज से 2 दिन के बाद वाला होता है, फॉरवर्ड परचेज के अंदर स्पॉट रेट का कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी गलत आंसर है। तो देखिए परचेज एट इंटर बैंक फॉरवर्ड परचेज रेट माइनस मार्जिन, हाँ, जो भी कोई इंटर बैंक का फॉरवर्ड परचेज रेट है उसी पे हम इसको करेंगे, और क्योंकि ये परचेज है तो बाय लो है, इसलिए हम इसका माइनस करके उसमें जो भी कोई बाजार का रेट है उसके अंदर माइनस करके ताकि हमें मुनाफा मिल सके, इसीलिए ये वाला हम क्लिक करेंगे। और देखिए इस तरह से हमारे सारे प्रश्न हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से फायदा होगा, और जो आपकी टिप्पणी है वो मुझे बताइए ताकि अगले वीडियो में और बेहतर कर सकूं। नमस्कार।